नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। अब देखिए, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि और अभिक्षमता। ठीक है, तो देखिए जो हरमन रोसा स्याही धब्बा परीक्षण भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें व्यक्ति को 10 धब्बे दिखाए जाते हैं स्याही के और उनसे पूछा जाता है कि आपको ये स्याही के धब्बे किस आकृति के लग रहे हैं। ठीक है, तो वो अपना विचार बताता है कि मुझे ऐसे लग रहे हैं, तो उससे उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, व्यक्तित्व का पता करते हैं। ठीक है, यह विस्मृति का कारण नहीं है। अब देखिए, इसमें कुछ कारण दिए हुए हैं। तो विस्मृति आप जानते ही होंगे, विस्मृति कहते हैं भूल जाना, याद ना रहना। ठीक है, तो देखिए कारण नहीं है पूछा है इनमें से, तो 3 कारण होते हैं और एक नहीं है, तो नहीं वाला वहाँ हमें बताना है इसमें से। तो देखिए, पहला कारण है स्मरण करने की इच्छा, दूसरा है सीखने में कमी, तीसरा है मानसिक द्वंद्व, चौथा है सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। अब देखिए, जो नीचे वाले 3 ऑप्शन हैं उससे क्या होगा, विस्मृति पैदा हो सकती है, विस्मृति हो सकती है, यानी कि हम किसी चीज़ को भूल सकते हैं। लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन है स्मरण करने की इच्छा, तो अगर स्मरण करने की इच्छा होगी तो विस्मृति नहीं होगी। ठीक है, हम चीज़ों को याद रखेंगे। स्मृति का अर्थ आप जानते होंगे कि याद रखना, और विस्मृति का अर्थ होता है भूल जाना, याद न रहना। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नहीं पूछा है तो नहीं वाला ऑप्शन यही होगा। आगे बढ़े। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। अब देखिए, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, तो इसमें जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सांख्यिकी, ये वाला सही होगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। अब देखिए, इसमें 4 टेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, 3 एक ही जैसे हैं और एक अलग है, तो उन्होंने अलग वाला पूछा है। तो इसमें जो होगा रेवेन का परीक्षण, ये बाकी 3 से अलग है। इसमें बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। रेवेन के परीक्षण में क्या किया जाता है, बुद्धि का परीक्षण, और बाकी में व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। 16 PF, TAT और ड्रॉयमैन परीक्षण में क्या किया जाता है, इन तीनों से व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, और रेवेन का परीक्षण से बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो ये वाला इसमें अलग होगा। TAT के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, और ड्रॉयमैन परीक्षण जो है, ये इसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो देखिए, एक बार आपको थोड़ा सा और बताया। 16 PF जो है वो भी एक व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि है। TAT होता है प्रांशिक अंतर्बोध परीक्षण। मॉर्गन और मरे ने इसका आविष्कार किया था 1930 में। ठीक है, इसमें व्यक्ति को कुछ स्पष्ट चित्र दिखाए जाते हैं जिससे उससे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है व्यक्ति से, और वो कहानी बनाता है, उसके आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का पता करते हैं। ड्रॉ ए मैन में भी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति से या बच्चे से एक आदमी का चित्र बनाने के लिए बोला जाता है, और जो चित्र बनता है उसी के आधार पर उसके मानसिक स्थिति का पता करते हैं। ठीक है, तो ये होता है ड्रॉयमैन परीक्षण। तो 3 जो है इसमें से व्यक्तित्व परीक्षण के हैं, और रेवेन वाला जो है बुद्धि के परीक्षण का टेस्ट है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ये भिन्न है। आगे बढ़े। प्रश्न है, इन संख्याओं का मध्यांक है। अब देखिए, मध्यांक कहते हैं मेडन को। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, ये जो संख्या दी हुई है इनको आप आरोही क्रम में लगा लें, जैसे कि वो लगी हुई है। ठीक है, आरोही क्रम में लगी हुई है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो देखिए, जो इसमें जो बीच की जो संख्या है, अगर जैसे ये 5 संख्या होती तो बीच की संख्या आसानी से हमें पता चल जाती, वही क्या होता, मध्यांक होता। लेकिन इसमें 6 दी हुई है, तो इसमें जो बीच की संख्या होंगी वो 2 होंगी। कौन कौन सी, 9 और 10। ठीक है, 7, 8 इधर हो गए इसके बाईं साइड में, और 11, 12 दाईं साइड में। जो बीच की संख्या है इन दोनों को जोड़ लेंगे आप, तो जिसका जोड़ बनेगा 19। तो 19 को आप 2 से भाग कर दोगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 9.5। ये क्या होगा, इसका मध्यांक होगा। ठीक है, अगर इसमें संख्या 5 होती तो जो बीच की संख्या होती, 2 इधर होती है, 2 दूसरी साइड में होती, तो बीच वाली संख्या ही क्या हो जाती, माध्यांक हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ें। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब देखिए, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टॉल्ट का सिद्धांत, इसके बारे में आपको कई बार बताया है। किसने किया था इसका, गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिक। कौन थे वो, कोहलर। क्या नाम था उनका, कोहलर। गेस्टॉल्टवाद का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को समग्र रूप या संपूर्ण रूप से देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था किसने, कोहलर ने, और वो कैसे थे, गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ें।
मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। अब देखिए, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है संवेग। क्या होता है? संवेग। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अब देखिए, अच्छा एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई है, तो वो है 14। ठीक है, उसका आंसर होगा 14। चलिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। अब देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ें। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। अब देखिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो तीनों ही हैं, वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो देखिए, विचारात्मक चिंतन की चर्चा की है जॉन डीवी ने। दूसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, आगमनात्मक तर्क जो है उनके स्तर में आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। तो ये 3 स्तर होते हैं। कौन से? अवलोकन, विश्लेषण या सामान्यकरण। कौन कौन से? अवलोकन। अवलोकन में क्या होता है? बिना किसी पूर्वाग्रह के तथ्य या डेटा को एकत्रित करना। डेटा को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, क्या कहते हैं इसको? अवलोकन। क्या कहते हैं? अवलोकन। दूसरा है विश्लेषण या प्रयोग। एकत्रित किए गए तथ्यों को वर्गीकृत करना और उनमें पैटर्न या नियमितताएं खोजना। ठीक है, तो दूसरा होगा विश्लेषण या प्रयोग। तीसरा है सामान्यकरण। विशिष्ट अवलोकनों के आधार पर एक सामान्य सिद्धांत या निष्कर्ष विकसित करना। ठीक है, तीसरा क्या होगा? सामान्यकरण। तो ये तीनों ही जो है आत्मक तर्क के स्तरों में शामिल हैं। क्या नहीं है इसमें से? कल्पना नहीं है। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उन्होंने नहीं पूछा है, तो कल्पना इसमें शामिल नहीं है। बाकी 3 आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल है, प्रयोग, अवलोकन और सामान्यकरण। आगे चलें। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? पुरानी बात को याद न कर पाना उसे कहते हैं विस्मरण। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और याद कर लेने में क्या होता है? स्मरण। ठीक है, याद ना कर पाना, विस्मरण। देखिए, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इन्हें ध्यान से देखिए। अगर आप यूपी टेट में अब तक के आए सभी प्रश्नों को भी कर लेंगे, ठीक है, तो आपकी आधी तैयारी हो गई है, मान लीजिए आप। ठीक है, वो प्रश्न ही बार बार पूछे जाते हैं जो उनके पिटारे में पहले से मौजूद होते हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? अब देखिए, इसके बारे में आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूं। इसका एक फॉर्मूला है जिसको मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुणा 100 बटे वास्तविक आयु। ठीक है, उसके हिसाब से इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो वो होगा इसमें जो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? तो देखिए, इसमें 4 बुद्धि स्तर दिए हुए हैं। तो इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। 36 से 49 जो आईक्यू लेवल है वो मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू लेवल माना जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? अब देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 बुद्धि के सिद्धांत हैं, एक इनमें से नहीं है। तो देखिए, जो नहीं है उसको मैं बता देता हूं। इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है प्रत्यागमन का सिद्धांत, यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या है? यह सांख्यिकी विश्लेषण का एक हिस्सा है। क्या है? सांख्यिकी विश्लेषण का एक हिस्सा। तो यहां पर नहीं पूछा है उन्होंने, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, इसमें एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत दिए हुए हैं। तो पहले देखिए, एक तत्व सिद्धांत के बारे में आपको बता देता हूं। इसके अनुसार सभी मानसिक क्रियाओं में एक सामान्य कारक होता है जिसे बुद्धि कहते हैं। तो इनका कहने का मतलब यह है, जो एक तत्व का सिद्धांत है कि एक ही बुद्धि होती है और उसी से सारी मानसिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, द्वितत्व में क्या है? वो कह रहे हैं कि 2 तरह की बुद्धि होती है। कौन कौन सी? सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। और बहुतत्व में यह सिद्धांत मानता है कि बुद्धिमत्ता विभिन्न विशिष्ट कारकों का एक समूह होता है। ये क्या कहता है? बहुतत्व का सिद्धांत। तीनों सिद्धांत मैंने आपको बता दिए, पूछ भी लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अब देखिए, एक इसमें से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी 3 अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती कौन सी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती हैं जो हार्मोन्स को रक्त में स्रावित करती हैं। ठीक है, हार्मोन्स को रक्त में छोड़ती हैं या त्याग करती हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसमें से जो लार ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यह एक
बहिर्स्रावी ग्रंथि है जो नलिकाओं के माध्यम से लार का स्राव करती है। यह सीधे रक्त में हार्मोन नहीं छोड़ती है। ठीक है, तो लार वाली जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि मैंने आपको बता दिया है कि जो हार्मोन्स को सीधे रक्त में त्याग करती है, रक्त में छोड़ती है, उन्हें कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसमें ये वाली नहीं है। आगे बढ़ें। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। अब देखिए, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है संवेदिक पेशीय अवस्था। ठीक है, कौन सी? संवेदिक पेशीय अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। दूसरे नंबर पर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरे नंबर पर आती है, जो 7 से 12 वर्ष होती है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष तक की होती है। इसमें जो है दूसरे नंबर पर जो आई है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, उन्होंने द्वितीय अवस्था ही पूछी है, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अब देखिए, पहले आप व्यक्तिनिष्ठ विधि समझ लीजिए होती क्या है। तो व्यक्तिनिष्ठ क्या होती है? व्यक्ति पर आधारित, व्यक्तिपरक या मन पर निर्भर, इसको कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है सबसे ज्यादा व्यक्तिनिष्ठ होगी वो अंतर्दर्शन होगी। अंतर्दर्शन होती है कि व्यक्ति अपने अंदर झांके, यानी अपना स्वयं का निरीक्षण करे, उसे कहते हैं अंतर्दर्शन। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा व्यक्तिनिष्ठ है, अंतर्दर्शन। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है, मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया है। तो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या इस मतलब होता है इसका? इस सिद्धांत के अनुसार जो मनुष्य है या व्यक्ति है वो समाज से सीखता है, समाज का अनुकरण करके सीखता है, यानी कि समाज की नकल करके सीखता है। ठीक है, ये कहता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। किसने दिया था? एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़े। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण से बनता है? अब देखिए, अधिगम में पठार क्या होता है? अधिगम में पठार यह होता है कि जब बच्चा या कोई व्यक्ति सीखना अचानक से बंद कर दे, वो सीख रहा है धीरे धीरे और उसके बाद सीखना बंद कर दे, काफी प्रयास करने के बाद भी वो ना सीख पाए, उसे कहते हैं अधिगम में पठार। तो ये देखिए, इसमें 4 कारण दिए हुए हैं। अभिप्रेरणा द्वारा, ये नहीं होगा। परिपक्वता द्वारा, ये भी नहीं होगा। थकान द्वारा, ये होगा। ठीक है, थकान के कारण बच्चा जो है सीखने में बंद कर सकता है, सीखना बंद कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? अधिगम के पठार का कारण बन जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़े। दर्पण चित्र परीक्षण किससे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अब देखिए, दर्पण चित्र परीक्षण क्या होता है, पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए। इसमें प्रतिभागी दर्पण में देखकर कोई आकृति ट्रेस करता है, यानी कि कोई आकृति या कोई चित्र बनाता है। कहाँ? किसमें? दर्पण में देख के, जिससे हाथ आंख के समन्वय और नए कौशल सीखने की क्षमता का पता चलता है। ठीक है, तो दर्पण चित्र परीक्षण में कोई भी व्यक्ति दर्पण में देख के कोई चित्र बनाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो उत्तर सही होगा वो होगा अधिगम अंतरण में। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और अधिगम अंतरण क्या होता है उसके बारे में आप समझ लीजिए। यह परीक्षण इस बात का मूल्यांकन करता है कि व्यक्ति ने जो सीखा है वह कितनी अच्छी तरह से एक नई या भिन्न परिस्थिति में भी लागू कर सकता है। ठीक है, अब जैसे शीशे में देख के कोई चित्र बनाना है, सामान्य तरीके से अगर चित्र बनाना जानता है, ठीक है, अब उसको नई परिस्थिति में यानी कि शीशे में देख के कोई चित्र बनाना है, तो वो क्या होगा? अधिगम अंतरण। यानी कि नई परिस्थिति में कोई भी अगर आपने कोई चीज सीखी हुई है और उसी चीज को आप नई परिस्थिति में लागू करना चाहे, उसे कहेंगे अधिगम अंतरण। जो दर्पण चित्र परीक्षण को क्या मापने में प्रयुक्त होता है? अधिगम अंतरण को। ठीक है, मैंने दर्पण चित्र परीक्षण भी आपको बता दिया कि दर्पण चित्र परीक्षण में कोई भी व्यक्ति से चित्र बनवाया जाता है दर्पण में देख के, यानी जो चित्र बना रहा है वो अपने चित्र को नहीं देखेगा, वो दर्पण में देखेगा उसको। ठीक है, और अधिगम अंतरण क्या होता है कि किसी भी ज्ञान को आप नई परिस्थिति में लागू कर देना, उसे कहते हैं अधिगम अंतरण। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े। क्लाउड पिक्चर परीक्षण में निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? अब देखिए, क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है उसमें व्यक्ति को क्लाउड के चित्र दिखाए जाते हैं, यानी बादल के चित्र दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपको उस बादल में क्या दिखाई दे रहा है। तो इससे उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। ठीक है, जिस तरह का व्यक्ति होगा उस तरह की वो सोच रखेगा और वही चीज उसको दिखाई देगी उसमें। ठीक है, तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है वो व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए होता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। अब देखिए, मूल प्रवृत्ति जो है वो सभी में जन्मजात पाई जाती है, सभी प्राणियों में। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ठीक, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। तो देखिए,
इसमें अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का नियम शामिल है। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, क्रेसवर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों से वर्गीकृत किया है? तो देखिए, इसमें जो है सुडोलकाय, कृशकाय और गोलकाय, ये तीनों ही सही हैं। तीनों ही सही हैं, सुडोलकाय, कृशकाय और गोलकाय। इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। आगे बढ़ें। टीईटी यानी कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ठीक है, तो देखिए ये अभिक्षमता के मापन के लिए किया जाता है। अभी अध्यापकों का होना है सभी का टीईटी। ठीक है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अब देखिए, संगणन क्या होता है? इसमें क्या होता है, छोटी छोटी याददाश्त होती है वो हमारे दिमाग में जाके इकट्ठी होती रहती हैं और समय बीतने के साथ साथ वो स्थायी होती चली जाती हैं। ठीक है, ये कहता है संगणन का सिद्धांत। तो ये संबंधित किससे है? स्मृति से है, याददाश्त से है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी सिरिल बर्ट ने। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो देखिए, किसी टेस्ट या परीक्षण की जो विशेषताएं हैं वो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ठीक है, ये होनी चाहिए। अभिक्षमता जो है एक परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो ये आप जानते होंगे, इसमें किशोर अवस्था वाला ऑप्शन सही है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है, इसे सबसे ज्यादा कठिन काल माना जाता है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।